देखिए, कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं यूपी पुलिस में 4 बार ट्राई कर चुका हूँ और मेरा आखिरी अटेम्प्ट जो था वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या करूँ? मेरा इस दुनिया से जो है मतलब बिल्कुल मोह-माया उठ गया है। अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बस यही कहा कि देखो, ज़िंदगी बस एक बार मिलती है, ये कहना गलत है। आपको ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। देखो, मैं मौत जो है वो एक बार मिलेगी, उसके बाद आपकी पूरी कहानी ख़त्म। तो ज़िंदगी जो है आपको देखिए हर रोज़ नए मौके दे रही है कि बेटा कुछ अच्छा करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है यूपी पुलिस की ट्राई कर रहे हैं तो यूपी पुलिस में ही जाएँ। आप दूसरी नौकरी में भी अप्लाई कीजिए, वहाँ पे भी आपको जो है अवसर मिलेंगे। देखिए, अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी देखिए यूपी पीसीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है। यूपी पीएससी में आप ट्राई कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें छोटी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम बड़ी नौकरी में ट्राई करते हैं तो पहली बार में ही हम सफल हो जाते हैं। तो देखिए, कहने मतलब ज़िंदगी हमें रोज़ नए अवसर दे रही है, कुछ नया करने के लिए। तो बस आपको उस अवसर का लाभ उठाना है और यही आपको करना है। देखिए, फ्रस्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये सोच लें कि मतलब चलो ठीक है, ये काम नहीं हुआ, तो अब हम ज़िंदगी को समाप्त कर लें। अगर आपका कोई भी काम रुक जाता है तो ये समझिए कि उससे कुछ बेहतर होने वाला है आपके लिए, ठीक है? भगवान ने कुछ आपके लिए कुछ उससे भी बेहतर सोच रखा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 फरवरी के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस समय पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, जो आपका केंद्रीय रेल मंत्रालय है, इसके जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ठीक है, पीयूष गोयल, इन्होंने कहा है कि भारत को 2030 तक जो है विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और विश्व की अगर पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है जो आपके डीजल इंजन जो है उनको बंद करना पड़ेगा। तो अगले 3 सालों में इंडियन रेलवे जो है ये जितनी भी डीजल से चलने वाली ट्रेनें हैं उनको जो है बंद करेगा और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे क्या होगा? प्रदूषण में जो आपका पॉल्यूशन होता है कार्बन इमिशन से, आपने देखा होगा जो ट्रेन का डीजल इंजन वाला पार्ट होता है उसमें एक ऐसे जो है चिमनी टाइप की लगी होती है, वहाँ से धुआं निकलता है छुक 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 करके, ठीक है? तो ये मज़ा तो आता है देखने में, लेकिन ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है। तो ये सारी चीज़ें बंद की जाएंगी। और देखिए, रेल मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि भारत जो है ये बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हम रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, यानी कि इसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं। ये सभी स्रोत हैं नवीकरणीय ऊर्जा के। तो भारत जो है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा समर्थक है। भारत सरकार चाहती है कि अगले आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक वाहन चला जाए, इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्रेन चलाए जाएं, इससे प्रदूषण मुक्त होगा भारत। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा जो है भारत सरकार ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था और रेल मंत्रालय ने भी इसको दोहराया है। तो देखिए, बिजली का उत्पादन होने से क्या फ़ायदा है? बिजली के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का जो है भारत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग करेगा और इससे क्या होगा कि बिजली से जो है आप सारे उपकरण चला सकते हैं, ट्रेन हो, बस हो, मेट्रो हो या फिर कोई भी डिवाइस हो। और इसके लिए रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना सबसे बेस्ट है। देखिए, आजकल तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना बिजली का कनेक्शन कटवा दे रहे हैं क्योंकि आजकल सरकार का झोल बहुत ज़्यादा हो गया है बिजली बिल का। तो लोग क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं। इससे जो है क्या हो रहा है, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने सारे डिवाइसेज चाहे कूलर, फ्रिज, एसी जो भी है सब चला सकते हैं, ठीक है? तो इससे बार बार आपको हर महीने बिजली का बिल नहीं देना है। और इससे क्या होता है, हमारा रीन्यूएबल एनर्जी जो है इसका यूज़ भी हम कर रहे हैं और इससे एनटीपीसी वगैरह पे जो है ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे बिजली की खपत जो है वो कम होगी, लोग अपने घर पे ही बिजली बनाएंगे सोलर एनर्जी से। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, भारत के ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे अख्तर अली। इनका जो है 81 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, अख्तर अली जो है इन्होंने 1958 से 1964 के बीच में टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का लीडरशिप किया था। और अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता अभिनेता जिनका नाम है क्रिस्टोफर प्लमर, इनका निधन हो गया है?
तो देखिए क्रिस्टोफर प्लमर जो है ये कनाडा के ऑस्कर विजेता अभिनेता यानी कि एक्टर थे। और जो आपके ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर हैं, देखिए इनको जो है साउंड ऑफ म्यूजिकल में जो है उनकी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस हो गए थे इससे ये। और इन्होंने जो है 82 साल की उम्र में सन 2010 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। और इस पुरस्कार को जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज भी व्यक्ति भी जो है बन गए थे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के किस जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया। तो देखिए ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी दुख की बात है और हम लोग को काफ़ी मतलब दुख भी हो रहा है ऐसा सुन के। देखिए हमारा उत्तराखंड जो है कहा जाता है कि मतलब बहुत ही खूबसूरत राज्य है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, ग्लेशियर्स वगैरह हैं। और हमारी जो प्राणदायिनी गंगा नदी है ये भी आपकी जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, फिर जाके ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए उत्तराखंड से निकलने वाली जो गंगा नदी है इसको प्राणदायिनी गंगा भी कहते हैं हम, ठीक है। और आपको बता दूं उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से बर्फ़ पिघलती रहती है। बर्फ़ पिघलती है तो ये पहाड़ी रास्तों से जो पानी पिघल के निकलता है वही जो है नदी वगैरह में गिरता है, वही जो है फिर आपकी जो है नदी से के द्वारा संचालित होकर मतलब विभिन्न क्षेत्रों में चली जाती है, मैदानी भागों में। तो उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने के बाद ऋषि गंगा बिजली परियोजना में ग्लेशियर फट गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ। देखिए आप बता दूं जो आपका ऋषि गंगा बिजली परियोजना है यहाँ पर ग्लेशियर फटने से अलकनंदा नदी में ऋषि गंगा बांध को काफ़ी नुकसान हुआ। और ग्लेशियर फटने से जो आपकी धौली गंगा नदी पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है और ऋषि गंगा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना है, इन दोनों को नुकसान पहुंचा और क्रमशः 520 मेगावाट और 13.2 मेगावाट की योजनाओं को भारी नुकसान भी हुआ। और देखिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। पांचवा प्रश्न है कि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया? तो देखिए फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर राज्य में 18 महीने के बाद अभी हाल ही में 4G सेवा को लॉन्च कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी 4G सेवा का आनंद ले सकेंगे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। और आपको बता दूं जो आपका भारत का गृह मंत्रालय है यानी कि गृह विभाग है, इसने समय समय पर हालत की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट पर जो है पाबंदी को अनिवार्य बताया था। तो इसलिए वहाँ पर जो है उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको बहाल कर दिया गया है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है 4G सेवा का आनंद ले पाएंगे। और छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत जो है ये 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। आपको बता दूं कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। और इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। सातवां की विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी? तो देखिए इनका नाम है नगोजी ओंकोजो इविला। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये देखिए ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ये नाइजीरिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री हैं। और एक खास बात और है, देखिए आपकी नगोजी ओंकोजो इविला हैं, ये इस संगठन यानी कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला के साथ साथ पहली अफ्रीकी महिला भी हैं, ठीक है। तो ये पहली ऐसी महिला है जिनको इस पद पर अपॉइंट किया गया है। और एक खास बात और है, ये देखिए नाइजीरिया की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और ये विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के पद पर जो है स्थान लेंगी रॉबर्टो अजेवेदो का। और जो आपके रॉबर्टो अजेवेदो हैं, देखिए इन्होंने अगस्त 2020 में अपना पद छोड़ दिया था, तब से पद खाली था और इसको अब संभालेंगे कौन? नगोजी ओंकोजो इवेला। तो यहाँ पे देखिए नाम बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, आपको एक लाइन में दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना है कि नाइजीरिया की एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है नगोजी ओंकोजो इविला। इनको विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया, ठीक है। और ये नाइजीरिया से जो है इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं।
और देखिए आपको बता दूं, जो आपका जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आठवां की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में किस व्यक्ति को फिर से नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने माइकल ब्लूमबर्ग को जो है अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत, जिसको हम कह सकते हैं इस पद को कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु राजदूत, ठीक है। तो दोबारा भी हाल ही में इनको संयुक्त राष्ट्र का जलवायु राजदूत अपॉइंट किया, किसको? माइकल ब्लूमबर्ग को। देखिए जबकि माइकल ब्लूमबर्ग हैं, आपने ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के बारे में सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें यही जारी करते हैं। तो माइकल ब्लूमबर्ग जो है ये ब्लूमबर्ग न्यूज़ की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग ALP के संस्थापक और मालिक हैं। और देखिए इनको जो है इससे पहले मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इनको अभी जो है फरवरी 2020 में यानी कि इसी महीने में इस पद पर यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा। देखिए जितनी भी नियुक्तियां मैं आपको बताता हूँ उसको आप एक अलग पेज पे नोट किया कीजिए कि किस दिन किस महीने में कितने लोगों को किस पद पर अपॉइंट किया गया है। और एक चीज़ और है, जैसे होता क्या है ना कि जनवरी 2020 में कोई उस पद पर और था और जनवरी 2021 में कोई और अपॉइंट हो गया। तो एक काम कीजिए ना, वो पुराना वाला जो डाटा है उसको डिलीट करते रहा कीजिए और नए वाले को अपडेट करते रहा कीजिए उसमें कि भाई चलो एंटोनियो गुटरेस जो है ये अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, इससे पहले कौन थे, और अगर उनकी जगह कोई और अपॉइंट हो गया तो उसका नाम आप जो है वहाँ पे नोट कर लिया कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहिए, अप टू डेट रहना ही जो है सफलता की पहली सीढ़ी है एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि कौन क्या है कहाँ पर वर्तमान में, ठीक है। नवा प्रश्न है कि गूगल क्लाउड ने किस व्यक्ति को अपने इंडिया बिजनेस के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए गूगल क्लाउड ने हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को अपने इंडिया बिजनेस के लिए नया प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया है। देखिए जो कि विक्रम सिंह बेदी हैं ये करण बाजवा की जगह लेंगे इस पद पर, जिसे गूगल क्लाउड में एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 10वां प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा? तो देखिए ये देश आपका दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा, और इस दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म की परियोजना की जो अनुमानित लागत होगी ये होगी 48.5 ट्रिलियन पौंड यानी कि 43.2 बिलियन डॉलर, और इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता होगी 8.2 गीगावाट की। देखिए हाल ही में दक्षिण कोरियाई सरकार ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक दक्षिण कोरिया में दुनिया का जो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है यानी कि ऑफशोर विंड फार्म है इसको स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। और देखिए वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म है ये कहाँ पे स्थित है? ब्रिटेन में, और इसका नाम क्या है? हार्नसी वन, और इसकी क्षमता कितनी है उत्पादन की? देखिए ये जो है 1.12 गीगावाट की बिजली का उत्पादन का क्षमता जो है रखता है, और इससे बड़ा वाला काम बन रहा है 8.2 गीगावाट वाला जो आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है, वहाँ पे बनाया जाएगा। 2030 तक जो है ये पूरा भी कर लिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया की सरकार ने जो है दक्षिण कोरिया में वहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक दुनिया का जो है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने का जो है घोषणा किया है। इसकी अधिकतम क्षमता होगी 8.2 गीगावाट। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न आज का आपके लिए है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया? बताइए। देखिए अक्षय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है ये रीन्यूएबल एनर्जी। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और जो कंजूस लोग हैं उनसे मैं कह दूं यार देखो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, इसको तुरंत आप लोग लाइक कीजिए और अपने मतलब इसके लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस संस्था ने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? बताइए। और तीसरा कि ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। चौथा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम बताइए। और पांचवा कि किस व्यक्ति को 2021 के लिए फिक्की तमिलनाडु राज्य परिषद का चेयरमैन अपॉइंट किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है?
तो देखिए ये राज्य आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये कोरोना फ्री हो चुका है 100%। और दूसरा था कि हाल ही में किसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो देखिए इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया, तो देखिए देश पाकिस्तान है। और चौथा था कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, तो देखिए ये मंत्रालय आपका है जल शक्ति मंत्रालय। और पांचवा था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए ये इतिहासकार थे द्विजेंद्र नारायण झा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है, तो वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए फेसबुक पेज को और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और जीएस के अपडेट मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।